पुलकित की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, ये पढ़कर देखिए। पुलकित ने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक लिखे हैं। दिखाइए। आपने देखा कि पुलकित की मम्मी और मैडम ने बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बातें समझी और एक दूसरे को समझाई। पुलकित ने जो लिखा उसे माँ ने पढ़कर समझा। बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया द्वारा विचारों को समझने, समझाने को भाषा कहते हैं। भाषा का उद्देश्य मन के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। इसमें बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर तथा दिखाकर और देखकर भावों का आदान प्रदान होता है। कक्षा में अध्यापक बोलकर और छात्र सुनकर, लेखक पुस्तकों में लिखकर और पाठक या छात्र उसे पढ़कर यातायात नियंत्रण में अथवा मूक बधिरों की बातचीत में संकेतों को दिखाकर और देखकर मन के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अतः कहा जा सकता है, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि। भाषा के रूप। हम सामान्यतः अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझता है। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। मौखिक भाषा। आज हिंदी दिवस है। सभी छात्र छात्राएं हिंदी में भाषण, कविता, कहानी या अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मीरा भाषण देगी। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के दो अंग हैं। मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप है। मनुष्य इसे अनुकरण द्वारा सरलता से सीख लेता है। साक्षर और निरक्षर दोनों ही भाषा के इस रूप का भली भांति प्रयोग करते हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। परस्पर बातचीत, भाषण, वाद विवाद, अंताक्षरी, प्रश्नोत्तरी, दूरभाष पर बातचीत, रेडियो कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप के व्यवहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है, भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। बच्चों, केवल 10 मिनट बचे हैं। जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर लिखो ताकि समय पर परीक्षा पूरी हो सके। भाषा का लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। समाज में एक दूसरे को जोड़ने में भाषा के लिखित रूप का महत्वपूर्ण योगदान है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना, लेख, कहानी, पत्र, समाचार पत्र, साहित्य, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, सूचना पट पर लिखी सूचनाएं आदि भाषा के लिखित रूप के व्यावहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है, भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा। भाषा का एक और महत्वपूर्ण रूप है जिसे सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग भी दैनिक जीवन में खूब होता है, किंतु यह व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है। इसमें एक व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति देखकर और समझकर उन्हें समझता है। यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिरों की बातचीत, परेड का संचालन, ड्रम या सीटी के द्वारा व्यायाम, संगीत निर्देशन आदि सांकेतिक भाषा के व्यावहारिक रूप हैं। अतः कहा जा सकता है, भाषा के जिस रूप में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति। मातृभाषा। विभिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है, वहां बोली जाने वाली भाषा
वह अपने आप धीरे धीरे सीख जाता है। घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा किसी भी देश के राजकाज या शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। मानक भाषा भाषा की एक रूपता के लिए विद्वान एवं शिक्षाविद भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान करते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्तनी का निर्धारण किया है। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बोली और भाषा में अंतर। प्रायः भाषा और बोली शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। बोली भाषा का अल्प विकसित या अर्ध विकसित रूप है। इसे भाषा का स्थानीय क्षेत्रीय रूप भी कहा जा सकता है। बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है। बोली में प्रायः बहुत अधिक लिखित साहित्य की रचना नहीं की जाती है। किसी किसी बोली में लोकगीतों आदि के रूप में कुछ साहित्य उपलब्ध है। लिपि भैया, ये अलग अलग कागजों पर अलग अलग तरीके से क्यों लिखा है? प्रत्येक भाषा को लिखने का अलग ढंग होता है, इसलिए यहाँ अलग अलग तरीके से लिखा है। ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी से गुजराती व बंगला भाषा की लिपियों का भी विकास हुआ है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा लिपि: संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, हिंदी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। व्याकरण: दादी जी, मेरे को उधर जाना है। वहां क्या है? उधर में तितलियां हैं। चलो चलेंगे, लेकिन तुम अशुद्ध तरीके से क्यों बोल रहे हो? कैसा गलत बोला? चलिए मैं बताती हूँ कि दिवांश ऐसे क्यों बोल रहा है। दिवांश व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण अशुद्ध ढंग से बोल रहा है। प्रत्येक भाषा में अलग अलग ध्वनियों या वर्णों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रत्येक भाषा में इनकी रचना से संबंधित नियम भी अलग अलग होते हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा को एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करता है। भाषा परिवर्तनशील है। समय समय पर भाषा में जो परिवर्तन होते जाते हैं, उन्हीं के अनुसार व्याकरण में भी परिवर्तन होते जाते हैं। व्याकरण भाषा को मानक रूप प्रदान कर चिरस्थायी बनाता है। अतः कहा जा सकता है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के विभाग: व्याकरण के 4 मुख्य विभाग हैं। पहला, वर्ण विचार: वर्णों, उच्चारण, शब्द बनाने से संबंधित। दूसरा, शब्द विचार: शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना और रूपांतर से संबंधित। तीसरा, पद विचार: कारकों एवं प्रत्ययों से युक्त शब्द, रचना, पदभेद, रूपांतर और प्रयोग से संबंधित। चौथा, वाक्य विचार: वाक्य के स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण, संश्लेषण तथा रचना आदि से संबंधित। हमने सीखा
विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा भी है, किंतु व्याकरण के अंतर्गत इसका अध्ययन नहीं किया जाता। भाषा का प्राचीनतम रूप मौखिक है। जो भाषा बच्चा अपनी माता और परिवार से सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा में एक रूपता रखने के लिए निर्धारित किया गया रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। ध्वनियों के लेखन के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के स्वरूप को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।